बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज। पहले हम पुस्तक का परिचय पढ़ लेते हैं। यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। पहले इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी 9वीं जेल यात्रा के दौरान लिखी थी और यह पुस्तक 1942 यह 9वीं जेल यात्रा के दौरान लिखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1942 से 1945 तक अहमदनगर के किले में कारावास में रहे थे। तब उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। वहाँ पे पहले उन्होंने बागवानी का कार्य शुरू किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपना लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। इस पुस्तक को 1944 में लिखना शुरू किया गया था और 1946 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। अब हम पढ़ेंगे अहमदनगर का किला। इसका पहला अध्याय, भारत की खोज पुस्तक का पहला अध्याय, अहमदनगर का किला। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के अनेक बार वो जेल गई और यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए हुए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। यानी कि अब उसे कारावास में रहते उन्हें 20 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे थे, जब वह इस जेल में आए थे, तब अंधियारे आकाश में, अंधियारे यानी कि आकाश में रात का देखते हुए अंधियारा आकाश में जब अंधेरा दिखाई देता है, झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष शुरू होने के एक हमारा शुक्ल पक्ष होता है, एक हमारा कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में जैसे अमावस्या आती है 15 दिन के बाद, तो उस दिन तो हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब शुक्ल पक्ष होता है और पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा के दिन चांद बहुत सुंदर दिखाई देता है। उसकी पूरी आभा सारे आकाश में फैली होती है। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना बीत चुका है। यानी कि जब उसी तरह का चांद, झिलमिलाता हुआ चांद जब उन्हें दोबारा दिखाई देता था, तो उन्हें लगता था कि मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना बीत चुका है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। स्थायी सहचर कौन होता है? साथ चलने वाला। बंदी जीवन का जब वो वहाँ पे जेल में थे, तब उस जीवन को उन्होंने क्या कहा? बंदी जीवन, यानी कि वे दूसरे के अधीन थे एक तरह से। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर है, यानी कि मेरे सुख दुख का साथी कौन था उस समय? उनका चांद उसके सुख दुख का साथी था। वही मुझे इस बात की याद दिलाता कि अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। अंधेरे के बाद, यानी कि अंधेरे के बाद उजाला, जैसे रात, उसके बाद सुबह हो जाती है। तो इसका यहाँ पे क्या अर्थ है कि जैसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है और सुख के बाद दुख भी आना तय होता ही है। तो इसलिए अब मेरा शायद ये दुख का समय चल रहा है, उसके बाद मेरा जीवन अच्छा सुखी हो जाएगा। 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अहमदनगर के किले की पुनः यात्रा की। 1953 में जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तो उसके बाद उस जेल अहमदनगर के किले में दोबारा फिर से गए। अहमदनगर के किले का वह कक्ष यानी कि वह कमरा जहां 1942 से 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। अहमदनगर के किले में कम से कम उन्होंने 3 वर्ष का समय वहां पे लगा। 1942 से 1945 तक का समय वहां पे उनका बीता और 20 महीने तक तो वो वहां पर बागवानी का कार्य करते रहे और उसके बाद उन्होंने अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया। हाँ जी, इस अध्याय के 2 भाग हैं हमारे पास। पहला भाग है हमारा अतीत का भाग। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया था। बागवानी करना कि जैसे पेड़ पौधे लगाना, क्यारियाँ बनाना, उन पेड़ पौधों को, जैसे फूलों की क्यारियाँ, उनको समय समय पर पानी देते रहना, उनकी देख रेख करना, बागवानी कार्य करना शुरू कर दिया था।
मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी काफ़ी घंटे तक, बहुत घंटे तक उस तपती धूप में भी, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती थी, और फूलों के लिए वो क्यारियां बनाने में अपना समय लगाते थे। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली थी, और जब पथरीली मिट्टी होती है वहाँ पे तो क्यारियाँ बनाना भी मुश्किल है, और वहाँ पे पेड़ पौधे उगाना भी मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी उस पथरीली मिट्टी को, और पुराने मलबे और अवशेष से भरी हुई थी उस मिट्टी को भी उन्होंने वहाँ पे ठीक किया, मतलब खुदाई कर करके, और उसको बार बार में पानी दिया होगा ताकि वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा सकें। पथरीली और पुराने मलबे और अवशेष से भरी हुई थी मिट्टी। कैसी थी? बहुत ज़्यादा, वहाँ का जो नीचे की ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा पथरीली थी, और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। मलबा क्या होता है? जैसे कोई बिल्डिंग होती है, कोई हमारी इमारत होती है, वो गिर जाती है, उसका मलबा वहीं पे पड़ा रहता है। उसका मलबा जैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो भी है वहाँ पे वो पड़ा था, और अवशेषों से भरी होता। अवशेष कहते हैं छोटे मोटे अवशेष, जो टुकड़े को बोला जाता है, अवशेष टुकड़ों को बोला जाता है। जैसे अब मकान गिर जाएगा, जो ईंटें हैं उसके भी टूट के छोटे छोटे हो जाती हैं, मतलब वो मलबा बन जाता है एक तरह से। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी हैं। दुर्भिसंधियाँ मतलब जैसे बुरी संधियाँ। अब कई राजा महाराजा के बीच में जैसे युद्ध होता है, तो उस युद्ध के दौरान उसमें युद्ध ना करके वो कई बार संधि कर लेते हैं, और वो संधि वो कई बार अच्छी भी होती है और कई बार वो बुरी भी होती है। मतलब बुरी से कई बार संधि, जैसे बुरी संधि कर ले तो मन में उस बात के लिए, मतलब इस बात का जैसे कभी और बदला बाद में लेंगे, इस तरह की वो सोच बना लेते थे। दुर्भिसंधियाँ भी देखिए। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, यह किला भी इतना ज़्यादा पुराना नहीं था कि इसको बहुत ज़्यादा इसका इतिहास इतना पुराना होगा, ऐसा भी नहीं था। घटनाओं की दृष्टि से इसकी एक विशेष अहमियत भी नहीं है, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी घटनाएं भी नहीं घटी हैं, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। चांद बेबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। चांद बेबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिससे इस किले की रक्षा के लिए, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध, अकबर है इस किले के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता था, इसलिए उसने इस किले के ऊपर हमला कर दिया था। और जो यहाँ पे चांद बेबी नाम की महिला रहती थी, उन्होंने अपने हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, यानी कि उन्होंने अकबर की सेना के साथ डटकर मुकाबला किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके ही अपने एक आदमी के हाथों हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसकी हत्या जो है, चांद बीबी नामक महिला की हत्या उसके ही एक अपने आदमी के हाथों हो गई थी। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह से बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से, प्राचीन पुराने समय की दीवारों के हिस्से, और कुछ गुंबद का जैसे मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर से जो आकृति होती है वो कैसी होती है? गोलाई वाली होती है, उसे गुंबद बोला जाता है, जिसकी शेप ऊपर से, जिसकी आकृति ऊपर से गोल हो। और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले, इमारतों के ऊपरी हिस्से भी वहाँ पर मिले, जो बड़ी बड़ी इमारतें थी जो ज़मीन के नीचे दबी हुई होंगी, तो उसके हिस्से भी वहाँ पर मिले। हम बहुत दूर तक नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों ने इसकी मंजूरी, न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली। अधिकारी अब जब वहाँ पे कहीं कार्य करते तो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, हमें उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है, और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे, और न ही इस कार्य को हमेशा जारी रखा जा सकता था, और इसके लिए क्योंकि हमारे पास साधन भी नहीं थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा लिया। मैंने अपने हाथ में कुदाल के जैसे वो ज़मीन खोदने का कार्य करते हैं, उसे कुदाल बोला जाता है। कुदाल छोड़कर कलम उठाने, यानी कि उसने लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। पर जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता कर्म के माध्यम से वर्तमान को, और जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाती, कि हमारा देश जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता। कर्म के माध्यम से जो कार्य करना है, कर्म करना यानी कि कार्य को करना के माध्यम से वर्तमान को, वर्तमान समय जो मेरा समय चल रहा है, हमारा समय चल रहा है। भूतकाल क्या होता है? बीता हुआ समय।
वर्तमान हमारा चल रहा है और भविष्य आने वाला समय। उन्होंने कहा वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, कि जब तक अनुभव होता है हमारा, जब हम किसी कार्य को करते तभी उस चीज़ का अनुभव हो पाता है, अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता। मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, यानी कि जो कार्य को मैं अपने हाथों से नहीं करूँगा, जिसका मुझे अनुभव नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। पैगंबर की भूमिका यानी कि पैगंबर किसे बोला जाता है? भगवान का दूत, भगवान का कोई दूत उसे पैगंबर बोला जाता है। जैसे पीर, ओलिया, इनको भगवान का पैगंबर यानी कि भगवान का दूत कहा जाता है। नहीं पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, यानी कि मैं कोई भगवान भी नहीं हूँ जो आने वाले समय, जो मैंने अभी समय मैंने देखा भी नहीं कि मैं उसके बारे में लिख दूँ, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। बचा रहता है अतीत। अब मेरे पास क्या बचा है? अतीत बचा। अतीत क्या? जो हमारा समय बीत चुका है, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। इतिहासकार या विद्वान की तरह। इतिहासकार कौन होते हैं? जो इतिहास के बारे में लिखते, वो उन्होंने उस समय नहीं भी देखा है, लेकिन वो अपनी समझ से उसके बारे में लिख सकते हैं। उनको जैसे कोई अवशेष मिल गया, कोई ऐसी चीज़ें मिल जाती, उनके को देख करके वो लिख सकते हैं कि पहले समय कैसा था। कि मैं कोई इतिहासकार भी नहीं हूँ कि जो समय मैंने नहीं देखा है कि मैं उसके बारे में ही लिख दूँ, यानी कि मैं उसके बारे में भी नहीं लिख सकता। और वो सिर्फ क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ जो मेरा वर्तमान समय चल रहा है, जो मुझे अनुभव हो रहा है, मैं सिर्फ उसी को लिख सकता हूँ। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उनके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। मैं आज के विचार और जो मेरे विचार हैं, जो मेरी समझ है, और उन क्रियाकलाप और जो मैं कार्य देख रहा हूँ या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके साथ संबंध स्थापित करके ही उनके बारे में लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन मतलब लिखना, अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यानी कि जो समय बीत गया है, जिसके बारे जो हमने नहीं देखा है, उसके बारे में लिखना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है। और इस काम को, अतीत के बारे में याद, जो हमने समय नहीं देखा, उसके बारे में लिखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मेरे लिए क्या, सभी के लिए शायद मुश्किल होता है। अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है, और इससे शायद मुझे इस राहत मिल रही है कि मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, क्योंकि इसके अतीत के बारे में तो सिर्फ कोई इतिहासकार ही लिख सकता है। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ। धन्यवाद। इसका अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अतीत का दबाव।